आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आगे का मंजर इतना भयानक है कि जिसे बनाते समय मेरे खुद की सांसें फूल रही थी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो दर्दनाक कहानी है वो अमेरिका के ऐसे शख्स की जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिसके मजाक में लिए गए एक डिसीजन उसके लिए नाइटमेयर बन जाती है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और वह उसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है नट्टी पट्टी केव की कहानी। तो बात है 24 नवंबर 2009 की, जब 26 साल का जॉन एडवर्ड अपने वाइफ के साथ अपने घर आता है अपने परिवार से मिलने के लिए। इसके आने की खुशी में सभी घर वाले पार्टी रखते हैं और कुछ यादगार मेमोरी बनाने का प्लान करते हैं। प्लान यह होता है कि नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कि उटा शहर में है। ये उटा की वही जगह है जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आया करते हैं और एक साल में करीब 20 से 25 हज़ार लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आया करते हैं। और शायद आप इस फोटोज़ को कहीं ना कहीं वॉलपेपर में ज़रूर देखे होंगे। जॉन की उम्र सिर्फ 26 साल थी और रिसेंटली इसकी शादी हुई थी। इमले के साथ तो इसका बच्चा भी था और इसकी वाइफ दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी। और जॉन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का मेडिकल स्टूडेंट था। तो सभी घर वालों का प्लान यह होता है कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहाँ जो होने वाला था ये कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। हालांकि जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत केविंग का एक्सपीरियंस था क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। जनरली नट्टी पट्टी केव बिगिनर केवर के लिए सुटेबल माना जाता है और इसी के लिए पॉपुलर भी है। जिसे उतनी केविंग का एक्सपीरियंस नहीं होता वो भी इस केव को आराम से एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन इस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, जैसे कि एक बर्थ कैनल जो कि बहुत ज़्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वह एक्सपीरियंस केवर भी अपने बॉडी को मोड़े बिना निकल नहीं पाता। किसी के हिप्स और शोल्डर वहाँ फंस जाया करते हैं और जितना भी वो कोशिश कर ले नहीं निकलती और उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की ज़रूरत पड़ती है। और इसी वजह से इस केव को सालों पहले बंद भी कर दिया गया था और ये नट्टी पट्टी केव मार्च के 2009 में ही रीओपन हुई थी, वो भी कुछ नए रूल के साथ। रूल्स ये थे कि केवर के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ के अथॉरिटी से परमिट लेनी होगी और केवर के हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी था। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस दोनों एक्सपीरियंस केवर थे, तो इसे अंदर जाने की परमिट मिल जाती है और फिर सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव को एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं, जिसकी साइज़ सिर्फ 30 इंच थी। और वह सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुस जाते हैं। पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जॉन और जॉस और उसके दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग बर्थ कैनल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। यह इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं और यह माना जाता है कि यह एक लॉन्ग टाइट पैसेज है और अगर इसे क्रॉस कर गए तो एंड में एक और लंबा टाइट पैसेज आएगा। अगर इसे भी क्रॉस कर लिया तो एंड में एक छोटी सी थोड़ी रूम मिल जाएगी जहाँ आपको टर्न होने का मौका मिलेगा और फिर वहाँ से आप टर्न होके वापस आ सकते हो। हालांकि ये इतना टाइट है कि इससे एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाता है। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो इसके पीछे जा रहा था, उन्हें बर्थ कैनल मिल जाता है और वो दोनों बर्थ कैनल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती यह होती है कि जॉन और जॉस जिस रूट से घुसते हैं वो बर्थ कैनल की रूट थी ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअली में गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं होती। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारे चट्टानें भी आती है। हालांकि जॉन हेल्दी था और अपने प्राइम टाइम में था, तो अपने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता था। अपने शोल्डर, कमर और पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव कर रहा था। और जॉन अब कॉर्कस्क्रू के रूट में आ चुका था और जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होता जा रहा था और अब तक वह वापस भी मुड़ नहीं सकता था क्योंकि वो पैसेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइट थी। और इसके अकॉर्डिंग जैसे इसे पता था कि एंडिंग में एक स्मॉल रूम आएगी और टर्न होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है और अब तक वो क्रॉस क्रू के एरिया में पहुंच चुका था। इस एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटे और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ कुछ ही लोग अपने स्किल की मदद से इसे क्रॉस कर पाते हैं। और वहाँ से केवर को शार्प 90 डिग्री बेंड होना पड़ता है। लेफ्ट की साइड अब तक जॉन स्मॉल एरिया से टर्न हो चुका था और इसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में आ पहुंचता है। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का जिसका नाम ब्रॉक क्लार्क था, वो भी इसी सेक्शन में अटक गया था, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और इसका वेट भी 63 केजी था और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लग गए थे। जॉन भी यही एग्जैक्ट स्पॉट पर था, जबकि इसकी हाइट 6 फीट थी और वेट भी 90 केजी था।
यहाँ पर इसके अपने बॉडी को टर्न करके वापस लौटने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस की वजह से वो खुद को स्क्वीज करते हुए ना चाहते हुए भी लेज एरिया की तरफ आगे बढ़ता है। हालांकि ये एरिया टाइट था तो जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनल का सबसे टाइट जगह है, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी और वहाँ इसे टर्न होने का मौका मिलेगा। और वो अपने स्टमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ता जाता है। वो मूव कर रहा था डाउन डायरेक्शन में, मतलब ज़मीन से एग्जैक्ट नीचे की ओर। जॉन को पता नहीं था वह कहाँ पहुँच चुका था जहाँ आज तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था। वो कम्प्लीटली एक नई जगह पर था। एक्सट्रीमली टाइट और अनकम्फर्टेबल पोजीशन होने के बावजूद भी जॉन कूल होने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग जरूर मिलेगी और फिर वह तभी स्पीड में नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है और अपने भाई को कहता है कि जॉस तुम इधर मत आओ, तुम मुझे फॉलो मत करो। लेकिन इस पॉइंट पर यू टर्न लेने के लिए किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं था। तभी जॉन को अपने हेडलैम्प से एक होल दिखाई देता है और उसे लगता है कि शायद उसके अंदर बड़ा स्पेस हो सकता है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है। लेकिन यह जॉन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होती है। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डाल देता है और अंदर चला जाता है और एग्जैक्टली वो जिस टनल में जा रहा था वो जगह अननोन थी और अब तक वो वहाँ पर पहुँच भी चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट स्पेस थी। और जैसा कि उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन इट वॉज अ डेड एंड। और यह पूरे केव की पैसेज की एंडिंग होती है। इस जगह की स्पेस सिर्फ 18 इंच की थी, मतलब कि एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। वो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर और नियर 70 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इंच पर भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और दूसरा हाथ इसके चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था। वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे जल्दी रियलाइज़ हो जाता है इसकी सारी मेहनत के बावजूद भी वो मूव नहीं कर सकता था। इस जगह पर वो पहले ही डाउन पोजीशन में था, इसके कारण उसे पूरे वजन को बाहर की ओर पुश करना होता है और ऊपर से उसके हाथ भी फंसने के कारण किसी भी काम के नहीं थे और इसके पैर इस तरह से फंसे हुए थे कि वो किसी भी काम के नहीं बचे थे, हवा में एकदम फ्री थे। जॉस को दोबारा चिल्लाता है, जबकि जॉस इसके पीछे ही आ रहा था, पर लेकिन वह अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता, बल्कि वह अपने फीट को आगे करता है और अपने सर को पीछे रखता है ताकि वह आगे से आसानी से रिटर्न हो सके। इसे जॉन की आवाज़ कंटिन्यू सुनाई दे रही थी और फाइनली पहुंच भी जाता है। वो उस जगह पर देखता है कि जॉन एक होल में घुसा है और होल ने इसे पूरा निगल लिया है। यहाँ पर जॉन के सिर्फ 2 पैर ऊपर दिख रहे थे। वो जॉन के 2 पैरों को अपने पैरों से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर जगह न होने की वजह से ग्रिप छूट जाती है और जॉन फिर से वापस इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। और बार बार ऐसा करने से कुछ भी नहीं हो रहा था और इस सिचुएशन में दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जॉस को यह बात समझ में आ जाती है कि यह प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी और दोनों के बीच यह डिसाइड होता है कि जॉस बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा और जॉन यहाँ अपनी पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेता रहेगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। खैर जॉस केव से बाहर आ जाता है और सभी को इसकी जानकारी देता है और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना था कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से वह सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है और फिर उसके बाद उसकी सारी ऑर्गन्स फेल होना शुरू कर देगी और उसे कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है जिसका नाम सुशी था और वह अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि वह अंदर जाकर अटक ना जाए। इसकी हाइट सिर्फ 5 फीट 3 इंच थी, जिससे सुशी को इस एरिया से क्रॉस करने में बहुत सारी आसानी होती है। और अब तक जॉन को फंसे हुए 3 घंटे बीत चुके थे। सुशी जॉन से पूछताछ कर लेती है और कहती है, Hi John, my name is Sushi. How it's going? Hi, Sushi. Thanks for coming, but I really want to get out. Oh, don't worry, John. I will get you out soon. जॉन को यह प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वह तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वह गलत था। सुशी यह देखकर समझ चुकी थी कि यह सिचुएशन जितनी बुरी दिख रही है ये उससे भी ज़्यादा काफ़ी बुरी है। सुशी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था जिससे वह इफेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती। सुशी सब कुछ कोशिश करती है जितना वो कर सकती थी, जैसे कि उसकी जीन्स फाड़ी जिससे और जगह क्रिएट हो पाए, लेकिन वो भी 2 घंटों में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे भी यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए प्लान करते हैं, जिसके मुताबिक वहाँ एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी एंड देन एक मशीन से उसे खींचा जाएगा,
क्योंकि 5 साल पहले भी ब्रॉक क्लार्क इसी एरिया में अटक गया था, तो उसे भी पुलिस सिस्टम से ही निकाला गया था। इक्विपमेंट के सभी पार्ट्स को कोर के दूसरी साइड में ले जाने में घंटों लग रहे थे और टनल एक्सट्रीमली टाइट थी और सभी छोटे टूल को अंदर लिया जाता है और असिस्ट करने के लिए एक टाइम पर एक ही आदमी हो सकता था और उस पर्सन को कद में छोटा और फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी था ताकि अच्छे से केव में क्रॉस कर पाए। यह कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में घंटों तक का टाइम लग रहा था। और इसी दौरान केवल जॉन से बात करके जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश भी कर रहा था। जॉन को वहाँ अटके हुए अब तक 12 घंटे बीत चुके थे और वो अपनी पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में रखकर गुजारता है और साथ ही एक बॉडी की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है ऐसी पोजीशन में रहने के लिए और जॉन उस लिमिटेशन को भी पार कर चुका था। उसके 90 किलो का शरीर ग्रेविटी की प्रेशर से लड़ रहा था, उसकी ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी होने लगी थी और धीरे धीरे इसकी सांसें रुक सी रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से यह एक शांत और कुल की जगह पर अग्रेसिव हो रहा था। उसकी स्किन में सेंस होना भी बंद हो गया था और वो हाइपर बनता जा रहा था। रेस्क्यू और जॉन की फैमिली के लिए जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे और ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर भी मिट्टी से और जगह कम होने की वजह से परेशान हो रहे थे। लेकिन रेस्क्यूअर को पता था कि जब वो चाहे यहाँ से बाहर निकल सकते थे, लेकिन यही चीज़ जॉन की किस्मत में नहीं थी। वह परेशान था और अपनी चेस्ट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था जिससे वह सांस ले सके और उस जगह पर हवा में ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। और अब इतना टाइम बीतने के बाद जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड से जॉन की वाइफ इमली उससे बात करती है और जॉन को इंकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी अपने वाइफ को दिलासा देता है कि मैं यहाँ से जल्द बाहर निकलूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन को यहाँ फंसे हुए 18 घंटे बीत चुके थे और अब तक पुलिस सिस्टम भी लग चुकी थी और मूव करने के लिए तैयार भी थी। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वह केव में घुस जाता है और जॉन के पास पहुंच जाता है। रियान जॉन से कहता है, How are you, John? It sucks. I am upside down. I can't believe I am upside down. My legs are killing me. रियान देखता है कि बॉडी ओपनिंग के सबसे नैरो साइड में फंसी है, तो वह सबसे पहले उसे ठीक करता है और फिर वह उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचता है। लेकिन जॉन के पैर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो जब भी खींचता था जॉन उसे रुकने को कहता है क्योंकि इसके नर्व सब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे। और फिर वह दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर वह दोबारा कोशिश करता है और अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम अब काम कर रहा था। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ चुका था कि वह अब रियान से एक्चुअली देख सकता था और उससे आई कांटेक्ट कर सकता था। और फिर रियान जॉन को ट्यूब में एक एनर्जी ड्रिंक देता है जिससे उसे एनर्जी आ जाए। इस तरह से अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। यह चीज़ें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लग रहे थे। हालांकि ये प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन अब भी उसे निकलना काफ़ी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर के सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में उसे अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। तो रायन फाइनली डिसाइड करता है कि वो इसके पैर को तोड़ देगा और यही बीच यहाँ पर एक ऐसी अनइमेजिनरी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। पुलिस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गई थी। एक पुलिस जो जॉन के ऊपर दीवार में ड्रिल की गई थी वो दीवार से निकल जाती है और वह सीधा रायन के सर पर लग जाती है जिससे रायन बेहोश हो जाता है और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वह वापस स्लिप होकर इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और अब उसका कोई रिप्ले भी नहीं आ रहा था। यह मोमेंट जॉन के लिए फाइनल किस्मत थी। अब शायद वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता था और रायन अब होश में आ जाता है तो उसके सर से खून बह रहा था। वह पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है। रियान को वहाँ से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जगह जॉन को रेस्क्यू करने के लिए उसके फादर डेव ले लेते हैं और उस टूटे हुए पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में और 1 घंटा चला जाता है। डेव रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधता है, लेकिन डेव वहाँ जितनी देर भी रहते हैं उसमें जॉन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी। यह पूरा ऑपरेशन जॉन के बगैर हेल्प से नहीं हो सकता था। यह पॉसिबल नहीं था कि 90 किलो का इंसान स्केल से बाहर निकल सके बिना उसकी मदद के। जब डेव जॉन को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे थे तो खुद ही 15 मिनट तक अटक गए थे और आखिर में वो भी परेशान हो जाते हैं और थक हार कर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ब्रैंडन कोल्स एक नए रेस्क्यूअर की तौर पर उसकी जगह ले लेता है और फिर से वहाँ एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिससे उसकी फैमिली उससे बात कर सके। लेकिन ब्रैंडन जो देख पा रहा था वो इमली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और पता नहीं वो ये बातें सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन की सांसें लेने की बड़ी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब तक वह भी शांत हो चुकी थी। रेस्क्यूअर टीम एक एरिया में ग्रुप बनाकर डिसाइड करते हैं कि शायद जॉन अभी मर चुका है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन अभी मर चुका है।
25 नवंबर 2009 के 12 बजे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स ऑफिशियली मर चुका है। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश करी जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जॉन को अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से यह इम्पॉसिबल था। जॉन अपनी लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में था, जबकि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वह सिर्फ ऐसी हालत में 8 घंटे तक ही जी पाएगा। यह वाकई काबिले तारीफ था क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट तक अपना हौसला नहीं खोया था। जो भी रेस्क्यूअर अंदर जॉन तक गए थे वो सच में एक हीरो थे। वो जानबूझकर ऐसी जगह पर मदद करने गए थे जिसके बारे में उन्हें पता था कि वो कितना रिस्की था। उसी में एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताते हैं कि यह उसके 29 साल की रेस्क्यू करियर का सबसे टफेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था और वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हार गए थे। जॉन की वाइफ यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके हस्बैंड एक सिंपल मिस्टेक की वजह से मारे गए थे, मगर अफसोस यह सच था। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी कि जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए, लेकिन बड़े डिस्कशन के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि यह करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि जो एंट्रेंस था उसे कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा और जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वही दफन रहेगी। और एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है और जॉन की फैमिली एंट्रेंस पर एक प्लेस लगाती है जॉन की याद में, जॉन एडवर्ड जोन्स 1983 टू 2009। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह सब आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। धन्यवाद।